नमस्कार किसान भाइयों, लाइव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज 1 मई को मजदूर दिवस पर आप सभी को कृषि दर्शन परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। किसान भाइयों, अमूमन ये देखने को लगातार मिल रहा है कि भारत के कई राज्यों में तेज बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं। भाई, इस समय अप्रैल या मई में ओले, ये तो बहुत ही अनोखी बात है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये कह रहे हैं कि ऐसा तो जिंदगी में कभी देखने को नहीं मिलता है। जलवायु परिवर्तन में ये क्यों ऐसा बदलाव आ रहा है? क्या ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है मनुष्य, उसका असर है? भाई, इस सभी का असर जो जलवायु परिवर्तन पर हो रहा है, ये सीधे सीधे किसान भाइयों को भोगना पड़ेगा। इस मौसम में हमारे किसान भाइयों को अपने खेतों में कौन कौन से सामयिक कार्य करने पड़ेंगे जिनसे कि आने वाले दिनों में उनको अपने खेतों से अच्छी फसल प्राप्त हो। तो चलिए आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन कौन से सामयिक कार्य किए जाएं इस जलवायु परिवर्तन के साथ साथ में। इस विषय की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें आप अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। तो जल्दी से हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए, जो कि है 0755260049। साथ ही साथ हमारा टोल फ्री नंबर 1800233040। आपके प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा। चलिए हम मिल लेते हैं अपने आज के एक्सपर्ट से, जो कि डॉक्टर HD वर्मा, ये प्रमुख वैज्ञानिक और डीन है RA के कृषि महाविद्यालय सीहोर से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जो ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम में बदलाव हो रहा है, लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि ओले गिर रहे हैं, बारिश तेज हो रही है, इस मौसम में हमारे किसान भाइयों को कौन से सामयिक कार्य करने पड़ेंगे? देखिए, मौसम में जो परिवर्तन हुआ है वो बिल्कुल अविश्वसनीय है और अप्रत्याशित है। लेकिन अब चूंकि जलवायु परिवर्तन के साथ में किसान भाइयों को उसके अनुरूप ही हमारा फसल उत्पादन का कार्यक्रम लेना पड़ेगा। तो इसके अलग अनुसंधान चल रहे हैं और बहुत सारे कार्य ऐसे हो रहे हैं कि किसान भाई इन परिस्थितियों में भी अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन ले सकें। अभी लेकिन एक बात ये जरूर है कि अधिकांश फसलों की कटाई हो चुकी है, कहाई हो चुकी है। भंडारण की तैयारी किसान भाई कर रहे हैं या उन्होंने छाया में अपना अनाज रखा हुआ है, बीज रखा हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ फसलें ऐसी हैं जो खेत में हैं अभी, जैसे ग्रीष्मकालीन मूंग है। बहुत किसान भाई बड़े रकबे में प्रदेश में हमारे यहाँ लगाते हैं, जो सिंचित रकबा है उसमें। और इसके साथ ही गन्ने की फसल भी बहुत रकबे में हमारे प्रदेश में होती है। तो ये 2 फसलें ऐसी हैं जिनमें जरूर नुकसान होने की संभावना इस बारिश से हो जाती है, हो रही है। गन्ना थोड़ा मजबूत फसल है, इसलिए उसमें कम संभावना होती है ऐसे बारिश और हल्के ओले से। लेकिन मूंग में जरूर नुकसान अधिक होता है। तो अब चूंकि एक दिन 2 दिन का और इस तरह का पूर्वानुमान है मौसम वैज्ञानिकों का, उसके बाद में मौसम साफ होगा ऐसा अंदाज है। और फिर वापस हमारे किसान भाइयों की फसलें ठीक हो जाएंगी, हम भी आशा करते हैं। डॉक्टर साहब, जायद में जो किसान भाई अपने खेतों से सब्जियां लेते हैं तो उन पर क्या असर पड़ेगा इस बार? ये बात जरूर आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि सब्जियां पूरे वर्ष भर किसान भाइयों के खेत में होती हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियां इस मौसम में ज्यादातर लेने में आती हैं। तो उसमें जरूर सभी फसलों में इस तरह के तेज पानी और भराव से और ओले से विशेषकर ये बहुत नुकसान होता है, चाहे फूल की अवस्था में हो, फल की अवस्था में हो, वृद्धि की अवस्था में हो, उसमें जरूर उनसे नुकसान होता है, जो कहीं किसान भाइयों को एक चिंता का विषय है। मूंग में लगाते हैं बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं कि जो जायद में मूंग लगाते हैं, तो मूंग में क्या कुछ विशेष देखभाल की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल। अब आप देखिए, इसके बाद जैसे ही मौसम साफ होता है तो तेज गर्मी होगी। अभी ये जो बारिश हुई है उसके पहले भी आपने देखा होगा धूप तेज हो गई थी, करीब 40 डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम पहुंच गया था। तो वापस जब तापक्रम बढ़ेगा तो मूंग की फसल की अच्छी बढ़वार होगी। लेकिन ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पानी करीब हम 10 से 12 दिन के अंतर पे उसमें देते रहें। मतलब पानी देना बंद नहीं करना है। और उसमें पानी की कमी होने से फसल की बढ़वार भी रुकती है। और अगर मान लीजिए आगे चल के जैसे ही फलियां और दाने बनने की स्थिति आएगी तो उस समय फिर दाना छोटा होता है तो पैदावार कम होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सिंचाई का हम पूरा ध्यान रखें। और किसान भाई अधिकांश जगह पर फव्वारा विधि से, स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें पानी बचता है, एक सा पानी छिड़काव होता है। लेकिन फिर भी अगर कहीं किसान भाइयों को बहाव विधि से सिंचाई देना है तो जो किसान भाई हमारे करीब 15 से 20 मीटर की दूरी पर नालियाँ, क्यारियाँ बनाते हैं, उन क्यारियों में एक के बाद एक करके सिंचाई करते हैं, जिसमें एक समान पानी जाता है
और पौधों की बढ़वार एक जैसी होती है। तो एक तो ये सिंचाई बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान रखना। और मूंग में नाम केवल मूंग में बल्कि सभी फसलों में हम देखते हैं समय समय पर कीड़े और बीमारियों का प्रकोप होता है। किसान भाइयों को उसमें दवाइयों का, उनके निदान का उपाय करना पड़ता है। जी, कौन कौन से रोग लगेंगे मूंग में और उनका निदान कैसे होगा? जी, मूंग में एक तो ये है कि जो पीला मोजेक रोग लगता है, हाँ जी, वो लगता है कीट के कारण। एक सफ़ेद मक्खी होती है, वो उस वायरस को फैलाती है। अच्छा जी। तो हमें रोग नियंत्रण करने के लिए कीट नियंत्रण करना पड़ेगा। अरे बाप रे, मतलब पहले हम बीमारी आने से पहले जो वो कीट है जो उसको फैला रहा है उसको नियंत्रित कर लेंगे तो बीमारी पर नियंत्रण पहले हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो ये जो सफ़ेद मक्खी है उसको नियंत्रण करने के लिए हम इमिडाक्लोप्रिड या थाइमेथाक्सम, ये बहुत अच्छे कीटनाशक हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। जी 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 जी। और ये करीब 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करना होगा। हाँ जी, हाँ जी। और ये एक पंप में करीब 10 ग्राम, जो 15 लीटर का जो पंप होता है पीठ पे टांग के जिस पे स्प्रे करते हैं, जी बिल्कुल, उसमें करीब 10 ग्राम की दवा की आवश्यकता होगी। इस अनुरूप किसान भाई घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। और साथ में ये भी देखें कि अगर मान लीजिए उसको खेत में जाके पौधों को हिला के अगर देखेंगे, उसमें सफ़ेद मच्छर जैसे उड़ते हुए दिखाई देते हैं, खासतौर से पौधे के नीचे, पत्तियों के नीचे। तो अगर फिर से भी दिख रहे हैं तो इसको करीब 12 से 15 दिन में इस स्प्रे को फिर से करना होगा। अच्छा जी। पूरा नियंत्रण करने के लिए। हाँ जी। और इसी से अगर नियंत्रण नहीं हो पाता है, या मान लीजिए किसान भाई किसी वजह से देर से नियंत्रण करने के लिए कीट की शुरुआत की है, तो फिर पीला मोजेक बीमारी हो जाती है। अच्छा। जिसमें पत्ते पीले पड़ते हैं, फिर भोजन प्रक्रिया बंद हो जाती है, पौधा कमज़ोर बनता है, उपज कम होती, पौधे मरने लगते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। तो वो अगर ऐसे दिख रहे हैं तो जहाँ भी खेत में कहीं भी अगर पौधे पीले पत्तियों वाले दिख रहे हैं तो उनको पत्तियों को तोड़ें। पूरा पौधा अगर पीला होगा तो उसको उखाड़ दें, और उखाड़ कर वैसे ही ना फेंकें, मेड़ में ले जाके उसको गड्ढे में गाड़ें, ऊपर से मिट्टी डाल दें। भाइयों को ये जो छोटी सी अगर बात है, लेकिन इसका भी अगर ध्यान रखेंगे तो निसंदेह उनकी जो पूरी फसल है वो उस बीमारी को लगने से बच जाएगी। बिल्कुल जी। तो किसान भाई आप जरूर ध्यान से सुने, डॉक्टर साहब आपको क्या सलाह दे रहे हैं जी। और इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जब कीटनाशक का छिड़काव करें, हाँ जी, तो मेड़ पर भी करें। अच्छा अच्छा। हाँ, फसल पर करें और चारों तरफ मेड़ पर भी करें, क्योंकि ये जो सफ़ेद मक्खी है ये मेड़ में जो पौधे होते हैं छोटे छोटे उनमें भी रहती है। अगर आपने खेत में कर दिया, वहाँ मर गई वो, नियंत्रित हो गई, लेकिन धीरे से फिर वो आएगी। तो ऐसा करें। बिल्कुल ठीक। और ये देख लें कि पीले पत्ते अगर शुरुआत हो रही उसी समय सजग हो जाएं, क्योंकि अगर आपने देर कर दी तो जब तक उसका प्रकोप हो चुका होगा और बाद में नियंत्रण मुश्किल होगा। तो ये कीड़े बीमारी दोनों उसमें महत्वपूर्ण है, इनका ध्यान रख लेंगे तो और कोई विशेष परेशानी मूंग में नहीं आती है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम अपने किसान भाइयों को बताते ही हैं कि किसान भाई एक साल में 2 बार गन्ने की फसल लेते हैं, और ये जो समय चल रहा है ग्रीष्मकालीन गन्ने का, तो जैसे कि आपने बताया कि मूंग में उनको हर 15 दिन में उन्हें सिंचाई करनी ही है, तो गन्ने में भी क्या सिंचाई की कुछ विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है? बिल्कुल, चूँकि गर्मी में वाष्पीकरण ज़्यादा होता है और पौधे की मांग भी ज़्यादा होती है, पत्तियाँ पूरे जो है वो वातावरण में ऊपर रहती हैं, पौधे उसका अवशोषण करते हैं, धूप का नमी जाती है। तो गन्ने में भी 10 दिन के अंतर पर, हाँ जी, गर्मी के मौसम में खासतौर से अब ये मई का महीना शुरू हो गया है और जून में जब तक मानसून पूर्व की जो कुछ बारिश नहीं आ जाती, जब तक हमें 10 दिन के अंतर सिंचाई करना चाहिए। गन्ने में 2 वर्ष में गन्ना 2 सीजन में लगता है मौसम में। जो शरदकालीन गन्ना है वो अक्टूबर नवंबर में लगता है, वो करीब 5 महीने का हो चुका है। और जो वसंतकालीन गन्ना है फरवरी मार्च में लगता है, वो अभी छोटा है। तो छोटा अगर गन्ना है तो उसमें स्प्रिंकलर सामान्य रूप से चल सकते हैं, लेकिन जो बड़ा हो गया है गन्ना, उसमें रेन गन जो बड़ा स्प्रेयर आता है उनका गन्ने का, जो बहुत एरिया करीब 20-25 फीट पूरे एरिया कवर करता है एक पॉइंट से, इस तरह के उनको उपयोग करें तो वो फव्वारे ही है, क्योंकि गन्ना ऊंचा ज्यादा होता है इसलिए उसको वो लगाने लगते हैं। बहुत दूर तक इसका फैलाव होता है जो सिंचाई कर पाता है। जी बिल्कुल ठीक। तो इस तरीके से कर लें। अगर मान लीजिए इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं और पानी बहाव विधि से दे रहे हैं, तो उसमें क्यारी में एक सर्पाकार ऐसी नालियां बनी होती हैं कि पानी आपने क्यारी से छोड़ा, ऐसा जाएगा, घूम कर लौट के आएगा, फिर अपने आप ऐसे जाएगा, तो पानी बैठता भी है जमीन में और पर्याप्त नमी उसमें रहती है। तो ये सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है। और इसके साथ में हमारे किसान भाइयों को पहले से ये उपयोग करने लगे किसान भाई, मल्च बिछाना। अच्छा अच्छा। जो गन्ने की पत्तियां, जो पिछली बार गन्ने की फसल कटी थी उसमें बहुत सारी पत्तियां खेत में होती हैं, तो वो किसान भाई इकट्ठा करके वो मेड़ पर अलग करके रख लेते हैं।
इस समय में उसको दो कतारों के बीच में वो करीब 5 से 6 सेंटीमीटर की मोटाई की परत बिछा दें। मल्चिंग से फायदा ये होगा कि मुझे लगता है कि जो अतिरिक्त जो नमी है वो बनी रहेगी, वो उड़ेगी नहीं। बिल्कुल उड़ेगी नहीं। और एक अतिरिक्त फायदा ये होगा कि जो खरपतवार आते हैं, हाँ, जैसे आप पानी देते हैं तो खरपतवार नहीं आ पाएंगे, आके भाई नष्ट हो जाते हैं। तो दोनों फायदा हमारे किसान भाइयों को, फसल को भी होता है। तो इसमें ये कर लेना चाहिए। कीट में खासतौर से इस समय कभी कभी पायरेला नाम का एक कीट आता है, ठीक है, वो इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अगर अधिक प्रकोप देखने को मिल रहा है तो इसमें क्लोरपायरीफॉस नाम का जो कीटनाशक है इसको उपयोग करें, करीब 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो इसका नियंत्रण हो जाता है। और जो लाल सड़न और दूसरे रोग, जो स्मट दूसरे रोग लगते हैं, उनका नियंत्रण हमारे किसान भाई बीजोपचार से ही अब कर लेते हैं। दूसरा जातियाँ भी ऐसी आ गई हैं जो इन रोगों से रोधी हैं, तो वो नहीं लगता। तो इस तरह से गन्ने की फसल भी किसान भाई अच्छी ले सकते हैं। जी, इसके लिए आप अगर कुछ दवाई भी बताना चाहें किसान भाइयों को? हाँ, इसमें मतलब एक तो क्लोरपायरीफॉस, जी ठीक है, क्लोरपायरीफॉस नामक जो कीटनाशक है, इसको 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको छिड़काव कर दें तो ये कीट इसका पूरा नियंत्रण में हो जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। किसान भाई, इस समय जो रबी की जो फसल है वो कट चुकी है, भंडारण की समस्याएं भी बहुत कुछ देखने को मिलती है, क्योंकि अमूमन देखने को मिल रहा है कि बारिश भी हो रही है, नमी आ गई है मौसम में। तो भंडारण में कौन कौन सी सावधानियां बरतें और कौन सी सही विधि होगी भंडारण की? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सामान्य रूप से भंडारण गर्मी में होता है तो कोई परेशानी नहीं है। इस समय इतनी ठंडक है कि शाम के टाइम कुछ लोगों को हाफ स्वेटर पहनना पड़ रहा है। तो नमी बहुत है। तो ये नमी अगर हमारे बीज ने सोख ली तो इसके भंडारण में इसका जरूर आगे प्रभाव होगा। फंगस इसमें हो सकता है, कीट लग सकते हैं भंडारण वाले जो हैं। तो दोनों तरह से हमारी फसल को नुकसान होगा। और दो तरह का किसान भाई भंडारण करते हैं। एक तो ये होता है कि जो अनाज है हमारा, वो बाद में हम किसान भाई बेचते हैं, को बचा के रखते हैं। उसमें अगर खराबी होगी उसके भाव अच्छे नहीं मिलेंगे। दूसरा जो बीज है, उनका बीज उनने अपने अगली फसल के लिए रखा हुआ है, उस बीज में अगर कीड़े लगते हैं, नमी लगती है, फंगस लगती है, तो उसका अंकुरण क्षमता कम हो सकती है। तो उसका फसल पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए इसको पूरी तरह से साफ सुथरा करके, अभी कुछ समय बाद जैसे ही धूप वापस तेज होती है, तापक्रम बढ़ता है, उस समय फिर एक बार सुखा के और अपने भंडारण है उनको साफ सुथरा करके, उनकी दरारों में जो भंडारण है उनकी दरारों में कीट ना रह गए हों, अवशेष ना रह गए हों, उनको साफ कर लें। इंसेक्टिसाइड कीटनाशक जो है उससे आप छिड़काव करके सुखा के फिर उसका उपयोग कर सकते हैं। बारदाना अगर आप नया उपयोग कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन पुराना उपयोग कर रहे हैं तो उसको भी आप कीटनाशक से उसका ट्रीटमेंट कर लें तो फिर वो ठीक हो जाएगा। और इसके बाद में आप भंडारण करें। भंडारण करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि पिछले वर्षों में कभी फिर से कीट प्रकोप हो गया अंदर, तो ऐसे में जो हमारे EDB एम्प्यूल आते हैं, एक किसान भाई उसको कैप्सूल के नाम से जानते हैं। तो उसमें एक तरल पदार्थ दवा होती है कांच के, उसमें तो वो उसको फोड़ दिया जाता है। तो 1 कुंटल के में 1 एम्प्यूल के हिसाब से उपयोग कर लें। अगर 5 कुंटल का भंडारण है तो 5, 10 का है तो 10, तो उसको करते हैं। लेकिन उसको जब उपयोग करें तो उसको पूरी तरह से मास्क लगाएं, आँख में चश्मा पहने, ग्लव्स पहने, और उसको फोड़ने के बाद अंदर डाल के उसको एयर टाइट करें। हाँ, बिल्कुल हवा ना जाए उसमें 1 हफ्ते तक, तब वो असर करता है। जी ठीक है। तो किसान भाइयों, हमारी चर्चा जारी रहेगी। अभी हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द ही लौट कर आएंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन
10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बदलते हुए मौसम में हमारा जो परिवेश है उसका किसानों की खेती पर क्या असर पड़ेगा, तो कौन कौन से सामयिक कार्य करने चाहिए। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर HD वर्मा। ये प्रमुख वैज्ञानिक और डीन है RAK कृषि महाविद्यालय सीहोर से। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से किसान भाई भंडारण में जो है वो कुछ भी सावधानियां हैं वो बरतेंगे, लेकिन हम लगातार किसान भाइयों को समझाते आए हैं कि वो अपने खेतों के अंदर जब गर्मी का मौसम है तो गहरी जुताई करें। गहरी जुताई का असर ये होता है कि वो अंतर्वर्ती जो फसल लेंगे या आगे चल के जो भी फसल लेंगे तो उनकी जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाएगी। और क्यों गहरी जुताई करनी चाहिए, ये आप बताएं। हमारे देखिए किसान भाई बहुत वर्षों से इस प्रक्रिया को अपना रहे हैं, बहुत हमारे पुरातन जमाने से। इसका मुख्य कारण ये है कि एक तो जैसे करीब 3 वर्ष में एक बार गहरी जुताई हर खेत में करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आजकल किसान भाई 2 फसल ले रहे हैं, कहीं जहाँ पानी की सुविधा है वहाँ 3 फसल ले रहे हैं, तो लगातार जब फसल लेते हैं तो कड़ी हो जाती है जमीन, पथरीली हो जाती है। पथरीली ना होकर कड़ी हो जाती है। वो पानी के जमाव से वो भराव होता है तो जम जाती है। जी, और उसके साथ साथ में उसमें बहुत सी क्रियाएं होती हैं, इंटरकल्चर ऑपरेशन हो रहे हैं और दूसरी चीज़ें कर रहे हैं। इसके साथ साथ में हम अलग अलग तरह की ऐसी फसलें लेते हैं जो एक विशेष सतह से पोषक तत्व तो ले चुकी होती हैं, उसके नीचे बचा हुआ है, तो वहाँ पहुँचती नहीं है जड़ें उसकी। तो अगर हम गहरी जुताई करेंगे, मिट्टी पर हटसल से करेंगे तो नीचे की मिट्टी ऊपर आएगी, ऊपर की नीचे जाएगी, तो उसमें पोषक तत्व अधिक होंगे। सांस लेने में भी मिट्टी पे सांस लेती है, बहुत अच्छा है। भूमि वायु संचार बहुत अच्छा होगा, पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होगा और उसी से पौधे अच्छे बनते हैं। तो ये बिल्कुल करें। मित्र कीटों के लिए भी तो सहायता होगी। मित्र कीटों को सहायता होगी, और जो कुछ ऐसे खरपतवार के बीज हैं, कुछ जीवाणु हैं, कुछ ऐसे कीटाणु हैं जो तेज धूप के कारण सुसुप्तावस्था में रहते हैं, तो तेज धूप के कारण मर जाते हैं। जमीन जब खुल जाती है तो वो मर जाते हैं उसमें, तो आगे चल के उसमें कम नुकसान होता है, कम प्रकोप होता है खरपतवार का, कीट का, बीमारियों की, जीवाणुओं का। तो उस तरह से भी हमें उसमें फ़ायदा मिलता है, तो ये ज़रूर करना चाहिए। और इसके साथ साथ में ये भी है कि जब हम जुताई करते हैं तो विशेष ध्यान रखें कि आपने देखा होगा जो हम प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में देखते हैं तो किसान भाई जैसे ही फसल कटती है, चना है, गेहूँ है, जो भी, उसकी कटाई के तुरंत बाद 1 दिन 2 दिन बाद तुरंत बाद उसको बखर चला देते हैं, हल चला देते हैं, जैसे भी जो कार्य करना है उसमें। एक तो एक बहुत कड़क जमीन नहीं हो पाती गर्मी का, फसल थी इसलिए कुछ थोड़ी सी नमी रहती है, आसान होता है। फिर ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अधिक समय के लिए वो भूमि के ऊपर सूर्य की किरणें तेज गर्मी वाली पड़नी चाहिए। तो अब अगर हमने अभी कर दिया तो पूरा मई 1 महीना, और हो सकता है 15 जून के बाद अगर मानसून आता है तो 1.5 महीना, और जिनने 15 दिन पहले कर दी तो 2 महीने फसल के लिए, जमीन की मिट्टी के लिए सूर्य की किरणें मिलती हैं। तो ये बहुत फायदेमंद है, स्पष्ट इसका प्रभाव दिखता है। आप अगर 2 खेत हैं उनमें देखेंगे एक सी फसल, सब क्रियाएं एक जैसी रखें, लेकिन जिसमें गहरी जुताई हुई है उसकी फसल की बढ़वार और पौधों को साथ अलग आपको दिखेगा। जी, और डॉक्टर साहब हम लगातार समझाते भी आए हैं कि आप नरवाई में आग ना लगाएं। अगर गहरी जुताई करेंगे तो वही नरवाई जब अंदर चली जाएगी तो पोषक काम करेगी, वो मिट्टी को और ज्यादा उपजाऊ बना देगी। जी जी जी, किसान भाइयों, आपको इन बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि आप अपने खेतों से भरपूर पैदावार प्राप्त कर लें। डॉक्टर साहब, जैसे कि मिट्टी परीक्षण हम समझाते भी आए हैं कि क्यों करवाना चाहिए किसान भाइयों को, क्योंकि यही जो समय है इसी समय में मिट्टी परीक्षण करवाना चाहिए, तो क्यों करवाएं, क्या जरूरत है और कितना लाभदायक है, ये आप बताएं। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बहुत से किसान भाई अब उनको मिट्टी परीक्षण कराने लगे हैं, और गर्मी के दिनों में ही कराते हैं, खेत खाली होते हैं, क्योंकि उसके पहले तो रबी, जब खरीफ के बाद में रबी फसल जल्दी से बोनी हो जाती है, तो ये कराएं। और अब तमाम जगह हमारे जो कृषि विभाग की मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं और मंडियों में भी जहाँ प्रयोगशालाएँ वो चल रही हैं, और इसमें ज़रूर परीक्षण करा लें, क्योंकि अब दिनों दिन आप देख रहे हैं कि जैसे मनुष्यों में अगर हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, खून की जांच कराते हैं, तो हमें लगता है किसी को विटामिन डी कमी है, किसी को कैल्शियम कमी है, तो अगर हम जांच न कराएं तो हमें पता नहीं होता, पता ही नहीं चलेगा, तो उसको हम सुधार कैसे करेंगे। तो इसी तरह से मिट्टी में हमें पता चला कि सूक्ष्म पोषक तत्व तो इसमें है नहीं है, और हम फसलें 2 फसलें 3 फसलें लेते चले जा रहे हैं, तो उनकी कमी से आप दूसरे पोषक तत्व दे रहे हैं, उनका भी उतना असर
नहीं होगा जितना होना चाहिए। हाँ जी, हाँ तो एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए जांच करा लें। जो सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा उसमें लिखा होता है कि आपके खेत में ये कम है, ये पर्याप्त है, ये ज़्यादा है। किसान भाई आसानी से समझ भी सकते हैं, जैसे कि घर में छोटा बच्चा होता है उसका भी एक हेल्थ कार्ड बनता है, तो कब कौन सा टीका लगाना है, कब कौन सी दवाई देनी है, कौन सा पोषक तत्व देना है, वही हम अपने फसलों को भी, हमारे जो बच्चे हैं वो किसानों के खेतों के, उनके लिए भी सॉइल हेल्थ कार्ड बनेगा और वो समझ पाएंगे कि कौन सा उर्वरक तत्व कम है या ज्यादा है, उसकी पूर्ति किस प्रकार से की जाए। जी जी जी। और इसमें बचत भी होती है। अगर मान लीजिए हमें लगता है कि हमारी जमीन में ये पोषक तत्व फास्फोरस कहें या पोटाश कहें ये पर्याप्त है, तो हमें डालने की जरूरत नहीं है। जबकि आमतौर पर बिना टेस्ट के हम लोग एक अंदाज से जितने दूसरे डाल रहे हैं उतना उसमें डाल रहे हैं, तो अनावश्यक भी आपकी कास्ट भी बढ़ती है, खेती की कीमत भी बढ़ती है, लागत भी बढ़ती है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं और मुझे लगता है ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो कि अपने खेतों से खरीफ की फसल भी लेंगे, तो उसकी तैयारी, जो आदान लेना है, आदान की तैयारी अभी से शुरू कर देना चाहिए, क्यों करना चाहिए और उसकी व्यवस्था क्या करनी चाहिए? देखिए, किसान भाइयों को भी ये है जानकारी, और वैसे भी खेती का काम वर्ष भर चलता है, कभी नहीं रुकता है। चाहे फसलें खेत में हो चाहे ना हो, उसके बाद तैयारी में हो जाता है। तो अभी इसलिए आदान के लिए पर्याप्त समय और उचित समय ये है कि इस महीने में हम पूरी आदान की व्यवस्था कर लें, क्योंकि उस समय अगर हम जब लाते हैं तो कुछ चीज़ मिल नहीं पाई या देर से मिली या कोई परेशानी हुई तो हम उसका प्रॉपर उपयोग नहीं कर पाते। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण समय है कि पहला सबसे महत्वपूर्ण, हम बीज, प्रमाणित बीज की व्यवस्था करके रख लें। हमारी कितनी जमीन है, क्योंकि किसान भाइयों ने अभी रबी की जो फसल है वो बेची ही है, तो अमूमन उनसे अब के हाथ में कुछ रकम तो आई ही है, तो उस रकम के अंदर से कुछ हिस्सा वो आदान की व्यवस्था करने में लगाएंगे तो आगे चल के उन्हें परेशानी ना होगी। बिल्कुल। तो इसमें एक तो ये महत्वपूर्ण है कि बीज आप रख लें। अगर आपके जितनी जमीन है 5 एकड़ 10 एकड़ 15 एकड़ जो भी है, तो अब आगे वाले मौसम में जैसे सोयाबीन मुख्य रूप से लगाते हैं, उड़द मूंग लगाते हैं किसान भाई, तो सोयाबीन की अगर फसल लगा रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पे हम लें तो उसमें एक ही जाति ना लगाएं। ठीक है। अगर किसी कारण से उस जाति में कोई नुकसान हुआ, पानी कम या ज़्यादा पानी होने से, कीड़े से, बीमारी से, तो फिर पूरी फसल किसान भाइयों के नुकसान में आ जाती है। अंतर्वर्ती फसल करने से अंतर्वर्ती फसल कर सकते हैं, या एक ही फसल की सोयाबीन की दो वैरायटी लगा लें, तो इस तरह से करने में उनको लाभ होगा। तो ये अभी से बीज की व्यवस्था करके रख लेंगे तो वो हो जाएगा। फिर कुछ महत्वपूर्ण आदान है जैसे जैव उर्वरक हैं, कल्चर, ये हैं छोटे, कम लागत के हैं लेकिन प्रभाव बहुत डालते हैं, तो ये पहले से आप लेके रख लेंगे, ठंडी नम जगह में रख लेंगे, खराब ना हो, इनको आप उपयोग कर सकते हैं। फफूंदनाशक हैं जो थोड़ी मात्रा में लगते हैं लेकिन बीजोपचार बहुत आवश्यक है, आपकी फसलों को बचाते हैं, तो ये सब चीज़ें करके रख लेंगे। तो ये आदान चक्रों का भी तो ध्यान में रखना फसल चक्र उनको किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि हमने किस खेत में कौन सी फसल बोई थी, अब हमें कौन सी बोना है, तो उसका भी बिल्कुल ध्यान रखें। और ये सब प्रक्रिया होने से आपके कुल मिला के जो आने वाली फसल है उसमें वृद्धि होती है उत्पादन में। तो इसलिए ये सब आदान की व्यवस्था पूरा करके रख लें, और बीज, खाद, जैव उर्वरक और इस तरह से सुपोषित तत्व जो आवश्यकता है, अनुशंसा है, सॉइल हेल्थ कार्ड में जो आ रही है, आपकी रिपोर्ट आएगी, अभी करा लिया हो तो आ गई होगी, तो उसके हिसाब से पूरा आप उनकी गणना की मात्रा करके तैयार करके रख लें। और जैसी समय आता है, देखिए क्या होता है, खरीफ के मौसम में बोने के लिए बहुत कम समय मिलता है। हमारे किसान भाई ही ये कहावत कहते हैं कि डाल का चूका बंदर और अषाढ़ का चूका किसान। तो ये मतलब इतना बहुत नुकसान हो जाता है। उन्होंने सही समय पर बोनी नहीं कर पाए तो वो आगे चलकर नुकसान होगा, उन बुवाई नहीं कर पाएंगे, जी। अब बारिश में क्या होता है, या तो पानी आज गिरा, फिर 2 दिन नहीं गिरा, 1 दिन नहीं गिरा, तो बोनी हो गई। लेकिन अगर नहीं बो पाए और फिर लगातार पानी आ गया, तो फिर उसके बाद बतर आने में, खेत में नमी कम होने में टाइम लगता है। और आपने पिछले वर्षों में देखा हो कोई किसान भाई बोनी नहीं कर पाए, तो ऐसा ना हो, इसलिए सब आदान की व्यवस्था करके और तैयार रहे हमारे किसान भाई। जी डॉक्टर साहब, हम हमेशा से ही समझाते आए हैं किसान भाइयों को, और मुझे लगता है अब धीरे धीरे किसान भाइयों को भी समझ में आ रहा है कि जो रासायनिक उर्वरक हैं, रासायनिक खादें हैं, रासायनिक कीटनाशक, रोगनाशक हैं, उनका उपयोग करने से उनका स्वास्थ्य, पर्यावरण का स्वास्थ्य, भूमि का स्वास्थ्य सभी नुकसान में है। तो बहुत सारे किसान भाई तो अब जैविक खेती पर भी आ रहे हैं और वो अपना भी रहे हैं, उससे फायदा भी ले रहे हैं। तो जैविक खेती करने वाले किसानों को आप और क्या सलाह देना चाहेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे किसान भाई इसमें रुचि ले रहे हैं, और न केवल ये उन किसान भाइयों के लिए बल्कि हम लोगों के लिए, सारी जनता के लिए, सब पशु पक्षी सबके लिए बहुत फायदेमंद है।
वातावरण अच्छा रहे। तो इसमें बिल्कुल जैविक खेती में पूरा ध्यान किसान भाइयों को ये रखना है कि उनका मुख्य रूप से जैविक में आधार मुख्य रूप से होता है देसी खाद। देसी खाद और बीजोपचार के लिए इनके लिए किसी में रसायन उपयोग नहीं करना है, तो नीमास्त्र बनाना है तो नीम की पत्तियाँ है ना, काढ़ा अगर बना के उसको छिड़कना है कीटों के लिए। तो अभी से गर्मी में निमोली भी मिलती है, ये सब मिलती है, सब निमोली आने वाली है, आने वाली है जी बिल्कुल। पत्ती भी है, अभी हरी हो जाती है नीम का पौधा। हाँ जी। तो ये वरदान है हमारे किसान भाइयों के, हम सब लोगों के लिए। डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, कपिल जी हरियाणा से। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। हाँ जी मैडम जी नमस्कार जी। मूंग की बिजाई करी है जी 7 किले में जी, फिर से आप अपना प्रश्न। हाँ जी जी, मूंग की बिजाई करी है जी 7 किले में 5444 जी। इसमें पानी की जानकारी लेना चाहिए जी, पानी कितना लगाना है जी? पानी कितना लगाना है? मूंग की बुआई कर चुके हैं, ये सपरे के बारे में सिंचाई के बारे में जानकारी पूछ रहे हैं मूंग में। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही चिंता जाहिर की है। मूंग की फसल में सिंचाई इसलिए तुरंत आवश्यक, ये अभी कुछ समय छोड़ दें जब पानी आया है कहीं कहीं तो, लेकिन पानी अगर नहीं आए तो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापक्रम होता है, पानी की नितांत आवश्यकता है। और गर्मी में 10 दिन के अंतर पर अगर आपकी सामान्य भूमि है और हल्की ज़मीन है तो 8 दिन के अंतर पर आपको सिंचाई करना होगी। और इसके लिए मैं अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें स्प्रिंकलर से सिंचाई कर लें, बहुत अच्छा है। अगर स्प्रिंकलर से नहीं कर रहे हैं तो क्यारी बनाकर एक एक क्यारी के बाद में कर दें, नहीं तो कहीं पानी कम कहीं ज़्यादा होगा तो उससे फसल को कहीं कमी होगी, कहीं अधिकता हो जाएगी, तो नुकसान भी हो सकता है। जी, हम आशा करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें उनके प्रश्न का सही जवाब मिल चुका होगा और आप इससे फ़ायदा भी लेंगे। डॉक्टर साहब, हम पुनः अपने प्रश्न पर आ जाते हैं कि हम जैविक खेती करने वाले किसान भाइयों को सलाह आप दे रहे थे। बिल्कुल, हमारे जैविक खेती करने वाले किसान भाइयों को बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि जैविक खादें हैं उनकी पूरी व्यवस्था स्वयं किसान भाई बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक। नाडेप कंपोस्ट बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, वर्मी वॉश, ये सब चीज़ें किसान भाई स्वयं तैयार कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। तो ये अपने स्वयं तैयार करें तो लागत कम आती है, इनको खरीदने के लिए कोशिश ना करें, नहीं तो फिर महंगा होता है। तो ये बनाए हुए हैं, उनको रख लें, तैयार कर लें। और जैसे ही तापक्रम थोड़ा कम होता है, लगभग जून मई के अंत में या जून के पहले हफ्ते में तुरंत इनको खेतों में डालें। तो एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो हम काढ़े या कीटनाशकों के लिए बनाने के लिए जो पत्ती, चाहे अकौआ की हो, नीम की हो, बेशरम की जिसको आइपोमिया कहते हैं उसकी पत्तियां हों, ये सब इकट्ठी करके आप रख लें, जिनको आपसे काढ़ा बना के कीट नियंत्रण के लिए आपको उपयोग करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ में किसान भाई ये भी देख लें, जैविक खेती में आवश्यक है कि अगर आपके पड़ोस में किसान भाई वो भी जैविक खेती कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी कारण से नहीं कर रहे हैं तो उनके खेत का पानी बारिश में बह के आपके यहाँ ना आए, कि नहीं तो उनका सारा रसायन उनके भी खराब हो जाएगा और उसमें पूरी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। तो इस तरह से पूरी तैयारी कर लें अपना। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो जैविक प्रमाणीकरण संस्था से रजिस्ट्रेशन करें हमारे स्टूडियो में। और हमारे किसान भाइयों को आज इतनी अच्छी जानकारी दी। मुझे लगता है मौसम जो बदल रहा है, लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, आपकी इन जो विशेष बातें हैं इनको अगर वो ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में फसल भी अच्छी ले पाएंगे। अभी जो उनके खेतों में जो जायद की फसल लगी उसका वो संपूर्ण तरीके से निपटारा भी कर लेंगे। जो भी परेशानियां हैं उनसे भी वो निपट सकते हैं और आगे चल के अच्छी फसल भी ले सकते हैं। हमारे किसान भाई जो अपने आसपास के कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनसे भी जाके सलाह ले सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ भी प्रश्न है, विचार है, कुछ समस्या है तो वहां पर जाके आप ले सकते हैं। आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, लेकिन अगर आप हमारा आज का ये अंक देखना भूल गए हो तो कल सुबह 7:30 पर पुनः प्रसारण आप जरूर देखें। अगले अंक में मुलाकात करते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।